नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एचएल के बारे में। एचएल स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बजट के बाद ऐसा लग रहा था कि बढ़ेगा, क्योंकि 15% एलोकेशन बजट में हुआ था डिफेंस के लिए। लेकिन एचएल अगर आप देखें तो एएमसी की जो न्यूज़ आई, एएमसी यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का न्यूज़ आया कि भाई एचएएल को कहते हैं ना कि आगे के जो नए एडवांस फाइटर जेट है उनकी सूची में से बाहर निकाला गया, यानी शॉर्टलिस्टेड नहीं है, जो ऑलमोस्ट 2030 2035 के बाद आने वाले हैं। अब उसके वजह से ना ये स्टॉक काफी गिरा है। ऑलमोस्ट आप देखें ना तो 10% से ज्यादा गिर चुका है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4000 के आसपास है। तो अभी क्या करना चाहिए एचएएल में? क्या हमें ये बाय करना चाहिए इस लेवल पे? यहाँ से आगे जाके कैसे प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे? क्या ये जो शॉर्ट लिस्ट में कैंडिडेट में से बाहर निकले, जो एम्स ने बाहर निकले, तो उससे आगे जाके उनके कहते हैं ना फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी? और एंड में हम लोग आपको क्वेश्चन एंड आंसर, आपके जो भी क्वेश्चन है उसके भी मैं आंसर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, लिंक दी गई है। उस टेलीग्राम चैनल में काफ़ी मैं एनालिसिस करता हूँ स्टॉक और सेक्टर के लिए, आपको पता चलेगा। चलिए बात करते हैं एचएल की। तो एचएल के मैं एक मिनट आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एचएल अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4000 के आसपास है। और ये देखिए ये स्टॉक अगर पिछले एक महीने में ना ऑलमोस्ट ये 4600 था, फिर वहाँ ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 10 12 13% ये गिर चुका है। अब अगर मैं बात करूं कि ये हुआ क्या था टॉपिक, देखिए ये एएमसीए ने क्या किया। एएमसीए ने बोला है कि भाई अ, आप नहीं यानी शॉर्टलिस्टेड नहीं है, ऐसा बोला गया है। अभी तक एचएल के कल मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हमें अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए एचएल हम लोग मानते हैं कि अगर इंडिया में अगर कोई फाइटर जेट बना सकता है तो वो एचएल बना सकता है। अब ये एडवांस फाइटर जेट में अगर उनकी सूची नहीं आएगी, जो जनरेशन 5 का है, जनरेशन 5 यानी आप कहते हैं ना J20 F35 उस लीग में आता है। और वो ऑफकोर्स 10 साल के बाद का ये नो प्रोग्राम है। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम है ना। तो यानी प्राइवेट कंपनीज लाइक टेली नो कम्युनिकेशन, और नॉट टेली कम्युनिकेशन, टाटा की कंपनी है। और दूसरी आई थिंक एलएनटी है। इवन भारत फोर्ज है। उन सब कंपनी को अभी तक शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये प्रॉब्लम यही आती है कि क्या ये डोमिनेंस खत्म हो रहा है एचएल का? दैट इज द बिगर थिंग। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर इनका ऑर्डर बुक देखो ना तो 2.3 लाख करोड़ है। और उनका अगर सेल्स के सामने अगर वो 6 से 7 गुना ऑर्डर बुक है, और इतना बड़ा ऑर्डर बुक है, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन देखिए आप। एग्जीक्यूशन कितना है? 8%। इस साल तो 3% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। ये दिखाता है कि इनका एग्जीक्यूशन सही नहीं है। और कहीं ना कहीं ये डिसीजन के पीछे ऐसी बातें चल रही है कि भाई क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन इतना सही नहीं है, दैट इज वाई इनको बाहर रखा गया। एक तरह का पनिशमेंट कह सकते हैं। अब जो उनके जो कल चेयरमैन आए थे मैनेजमेंट में, वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये है वो है, आगे जाके भी हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। यानी क्या कहते हैं कि ये अगर इनको बाहर भी रखा गया है लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, समझ लो एलएनटी को दिया गया है या बॉश भारत फोर्ज को, तो वो एचएल के साथ कहते हैं ना कोलैबोरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम देखे तो एचएल के पास है। तो लेकिन इससे क्या हुआ है कि सेंटिमेंट का इम्पैक्ट हुआ है। एंड दैट इज द बिगर थिंग। क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखें तो एक तरह से नो बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रहा है। करेक्ट। अगर हम लोग पूरे 5 साल का हिस्ट्री देखें तो ऑलमोस्ट ये 508 से 4000 के ऊपर गया है। अगर मैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये वैल्यूएशन में पी रेशियो में भी देखिए 31 चल रहा है इसका। जबकि अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 52, भारत डायनोमिक्स का 80, यानी सबसे सस्ता ये है कंपैरेटिवली। आरओई भी अच्छा है 26 33। इवन ईवी बाई ईबिटा भी देखे तो 17 का है, जो ठीक ठाक है कंपेरेटिव डिफेंस की कंपनी के लिए। बाकी सबका देखे 35 25 40, यानी वैल्यूएशन रीजनेबल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है कि आगे जाके इनकी एफिशिएंसी कैसी रहेगी। दैट इज द मेन थिंग। और इससे वजह से क्या हुआ है कि ये एग्जीक्यूशन का जो इशू, बड़ा इशू, क्योंकि उन्होंने तेजस MK1A डिलीवरी जो देनी थी अभी तक 5 रेडी है तो भी डिलीवरी नहीं दे पा रहे। करेक्ट। और ग्लोबल ब्रोकरेज ने क्या हुआ कि इसको भाई डाउनग्रेड कर दिया है।
और इसलिए एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है। कह सकते हैं ना कि आगे जाके इनकी मोनोपोली नहीं रहेगी एंड ऑल दैट, तो वो एक की वजह से ही ये स्टॉक गिरा है। अब ये जो एएमसी का ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है ना, वो डायरेक्ट कॉम्पीट करेगा F-35J-20 उन सबके। अब देखो, जब तक हम लोग लाएंगे कहते हैं ना कि 2035 की बात है, तब तक ये लोग जनरेशन 6 ला देंगे तो हम लोग काफी पीछे, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके वजह से क्या है कि अभी के रेवेन्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं है। 2.3 लाख करोड़ का जो ऑलरेडी इनकी ऑर्डर बुक है वो तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इज आगे जाके क्या ये प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो इनको एक टफ कंपटीशन देंगे, वही बातें यहाँ चल रही है। लेकिन देखिए, इनका जो लार्जेस्ट रेवेन्यू जो आता है ना कहीं हमें लगता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से सिर्फ 20 से 25% आता है। अगर आप देखो, रिपेयरिंग होता है, स्पेयर पार्ट्स रिप्लेसमेंट होता है या सर्विसिंग होता है, वहां से एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो और ये हेलीकॉप्टर इंजिन और वो सब तो अभी धीरे धीरे प्रोड्यूस करे, लेकिन इनकी हमेशा वो कहते हैं ना कि आप देखो तो नो एयरफोर्स के जो मेन हेड है उन्होंने भी काफी तक बोला है कि यार डिलीवरी टाइम पे आती ही नहीं है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि ये डिलीवरी नहीं दे पा रहा, और जब भी होते हैं वो है ना कहते हैं ना जी का इंजन नहीं आया उस पर डाल के डिलीवरी डिले होती है। तो दैट इज व्हाट द मार्केट इज नॉट लाइकिंग कि भाई आप डिलीवरी क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आपको पता हो, आई थिंक 8 एक महीने पहले आई थिंक एक एयर शो में मार्शल ने, जो उनका हेड एयरफोर्स के हेड ने, डायरेक्ट बोला कि आप डिलीवरी ही नहीं करते हो टाइम पे। इवन पब्लिक फोरम में भी बोला। इवन एक अभी दुबई के एयर शो में तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, तो उसके वजह से भी एक इशू आया था कि भाई क्या प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब के वजह से ना ऑलरेडी थोड़ा सेंटीमेंट इसके लिए बिगड़ रहा है। आई थिंक धीरे धीरे आई थिंक कहते हैं ना कि एचएल को सॉक्स पुल करने पड़ेंगे और डिलीवरी में फोकस करना पड़ेगा। अभी क्या वो सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं मिला है, तो ऑफकोर्स सरवाइव कर पाएंगे ना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बड़ा ऑर्डर बुक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द मेन थिंग इज किस तरह से एग्जीक्यूशन रहेगा। तो यहां से एचएल कैसे ग्रो करेगा, मेन एग्जीक्यूशन है। कैपेसिटी बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते, और 12 और 24 महीनों में आपको क्वार्टर टू क्वार्टर ये देखते रहना पड़ेगा। वैल्यूएशन डिसेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगेन, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है गाइस, अपने रिसर्च एनालिस्ट को पूछ के ही इन्वेस्ट करना है। लेकिन मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी आई थिंक अगर ये प्राइवेट कंपटीशन आती है तो एचएल ऑफकोर्स दम लगा देगा कि भाई उनको भी आगे निकलना है। करेक्ट। सो आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर, बट यस, आपको एग्जीक्यूशन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट रहेगा आगे जाके। और तेजस के किस तरह से एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होती है एंड ऑल दैट, अदरवाइज बाकी सब कुछ स्टॉक में कंपनी के पास सब कुछ है। बस यही चीजें चेंज करनी है। तो चले यहाँ तक रखते हैं एचएल के बारे में। और बात करते हैं, आपकी क्यूएनए लेते हैं। होप ये गाइस ये एनालिसिस अच्छा लगे, डू राइट इट इन द चैट बॉक्स, अरे सॉरी कमेंट बॉक्स में, और आपके क्वेश्चंस भी जरूर डालेगा। चले मैं कुछ आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो चले कुछ क्वेश्चंस में, पहला क्वेश्चन है सीबेक 12 का है कि एनविरो इंफ्रा शुड रियली बेनिफिट फ्रॉम दिल्ली वाटर क्राइसिस, क्यों ये नहीं। सी बेसिकली बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन इनका क्वेश्चन ये है कि क्या एनविरो इंफ्रा बढ़ क्यों नहीं रहा है। देखो यार, एनविरो इंफ्रा ना बढ़ने का कारण एक सबसे बड़ा है कि इनका वर्किंग कैपिटल में बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं देखूँ ना, वर्किंग कैपिटल 30 से 89 तक पहुंच गया है, जो बहुत ही हाई है। अब इस वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच एक तरह से माना जाता है, ये कभी ना कभी ये कोई भी वाटर इंफ्रा कंपनी में देखो ना, वहाँ ये नॉर्मली होता है। काफ़ी हाई रिसीवेबल्स भी हो चुके हैं और एग्जीक्यूशन रिस्क है। तो मार्जिन, इवन तो इनके पास ऑर्डर बहुत बड़ा है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। एंड दैट इज द रीजन। और काफी हद तक इनका डिपेंडेंस है ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे होता है। भाई गवर्नमेंट ने अगर थोड़ा भी डिले किया या कम किया वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाता है। तो थोड़ा प्रोजेक्ट कंसंट्रेशन इसके वजह से ये स्टॉक गिरा है। देखिए, अगर देखें तो बजट में भी काफी हद तक वाटर इंफ्रा के बारे में एफएम ने बोला है, एलोकेशन भी बोला है। लेकिन जब तक इनका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं होगा, और मेनली इनका कैश का जो क्राइसिस है, वर्किंग कैपिटल क्राइसिस ठीक नहीं होगा, ये स्टॉक प्रॉब्लम में रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखिए आप। मामू 7421 का
मोरपिन लैब शेयर नोवा एग्रीकेटर के बारे में बताइए। वेल वो मोरपिन लैब के बारे में बात करते हैं तो देखो, मोरपिन लैब अगर देखें हम लोग, तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा नीचे आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट देखूँ तो अभी इस साल में ना रेवेन्यू जंप नहीं आया है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट माइनस है। और वही है कि यार कहीं ना कहीं दिक्कत तो बड़ी आ रही है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है इसका, तो वो उसके लिए मैं बोल नहीं पाऊंगा मोरपिन लैब का। लेकिन अगर हम देखें तो इसको काफ़ी लिवरेज बैलेंस शीट है, और इंटरेस्ट कॉस्ट प्रेशर बहुत ही बड़ा है इसका। और यूएस जेनरी का नो प्राइसिंग का प्रेशर लग रहा है, और रेगुलेटरी रिस्क भी यूएस एफडी के कुछ आ रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल जो है ना वो काफी थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है यहाँ। अगर बात करें तो 1 मिनट, हाँ। अगर मैं बात करूँ वर्किंग कैपिटल का, तो वो 99 से 107 आया है। अभी ये मुझे यहाँ लग रहा है कि थोड़ा आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हुई है। ऑफ कोर्स थोड़ा आप कैश फ्लो का इम्प्रूवमेंट की थोड़ी राह देखो, एक्सपोर्ट का ग्रोथ आने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि ये स्टॉक नीचे आया है, तो अगर लेना भी है, फॉर एग्जाम्पल आपको लेना भी है, क्योंकि ये बहुत गिर, धीरे धीरे लीजिए। और प्लीज प्लीज रिजल्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये बहुत गिर चुका है। बेटर है कि अवॉइड करें, आगे जाके आप सोच सकते हो लेने का, ठीक है। दूसरा है नोवा एग्रीटेक। वेल, नोवा एग्रीटेक भी अगर मैं देखूँ बहुत गिर चुका है। आपके दोनों स्टॉक अच्छे खासे ये भी 63% गिरा है। प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी ग्रोथ नहीं है ओवरऑल। और इसमें भी जो है ना कि नो डिविडेंड तो पे नहीं के, लेकिन डेटर्स डे काफ़ी हाई है। अगर वर्किंग कैपिटल डे भी देखो 139 से 190 हो गया। और इसका भी अगर देखें तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अर्निंग काफ़ी वॉलेटाइल, वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, रूरल डिमांड साइक्लिकल है, तो वो एक इशू है। और एग्रो प्रोडक्ट में कंपटीशन भी बहुत है, थोड़ा मुझे यहाँ लगा है यहाँ भी प्रॉब्लम है। आई थिंक दोनों स्टॉक ऐसे है, तो मैं तो बोलूँगा कि एक आध क्वार्टर वेट करने कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर नहीं सुधरता है तो निकल जाएगा। कैसे, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर हाँ प्लीज़ अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। यस, पंकज कलरा 16Z1M का क्वेश्चन है, सर मैक्स हेल्थ केयर के बारे में बताया। मैं मैक्स हेल्थ केयर के बारे में बताऊं तो देखो यार, ये मैक्स हेल्थ केयर स्टॉक तो काफ़ी नीचे आया है, लेकिन अभी रिकवरी थोड़ी आ रही है। आई थिंक इसमें नो अपने हाई से ऑलमोस्ट 20% डाउन है, ठीक है। और लेकिन ये क्वार्टर का रिजल्ट अगर देखें तो ठीक ठाक है, ओके। और रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी है, और वैल्यूएशन वाइज मुझे लग रहा है कि नो थोड़ा नीचे है, लेकिन अभी भी 69 का पी है। और थोड़ा कॉस्ट इन्फ्लेशन है, तो मेट्रो ही में ही मैक्स हेल्थ केयर देखो तो मेट्रो में ही है। कहीं ना कहीं ये देखो, हॉस्पिटल्स विल डू वेल ओवर द टाइम, अगर इबिटा मार्जिन में 26-27 के आसपास रहेगी, और जो बेड एक्सपेंशन प्लान है वो भी काफ़ी बड़े हैं। सो ऑक्यूपेंसी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अभी ये थोड़ा नीचे है, और शायद थोड़ा नीचे है, तो ये एक स्टॉक ऐसा है कि जो आप ध्यान में रख सकते हो। सो बाय ऑन डिप जैसे आप रखे तो बेटर रहेगा। आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर। ऑफ कोर्स ये एक तरह का नो वन टाइप ऑफ मल्टीबैगर रहा है ओवर द टाइम्स, पर क्योंकि ये साल परफॉर्म नहीं करे, थोड़ा धीरे धीरे आप करेंगे तो भी चलेगा इन्वेस्टमेंट। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, होप ये वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।